लालच नहीं था, इसलिए ऊपर वाले ने काफ़ी कुछ दिया और आज वकालत में एक अच्छा नाम है, ऐसा कहा भी जाता है और मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। जीवन में बहुत बड़े-बड़े केस किए और विभिन्न प्रकार के अलग-अलग तरह के केस किए। रीड लैब के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन और मेरा नमस्कार। मैं हेमेंद्र गोविंदजीवाला अधिवक्ता व्यवसाय से फौजदारी की वकालत अधिकतर करता हूँ और बुरहानपुर में लगभग 38 साल से वकालत कर रहा हूँ। आपने मुझे बचपन के बारे में याद दिलाई और मेरा कहना ही है कि मेरा बचपन जो है बहुत संघर्षों वाला रहा है। कहा जाता है कि कुछ लोग सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो ये बात मुझ पर अक्षरशः लागू होती है। मैं जिस परिवार से हूँ, बुरहानपुर में उस परिवार को बहुत घनाटे परिवार माना जाता है। मेरे पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है खंडवा लोकसभा से और बुरहानपुर से विधायक भी रहे, लेकिन मेरा जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षों वाला रहा। मैं जब 5-6 साल का था तो मेरे पिता विधायक बनकर भोपाल चले गए थे। उसके बाद में दूसरा चुनाव जब हारे तो मैं लगभग 8-9 वर्ष का था हूँ। मेरे पिता का सानिध्य मुझे लगभग 75 सन तक, यानी मैं लगभग 9-10 साल का था तब तक मिलता रहा। उसके बाद इमरजेंसी में पिताजी जेल चले गए। उसके बाद इमरजेंसी खत्म हुई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि मेरे पिता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। उस समय हमारे पास में मात्र 12.5 रुपये। उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम की तरफ से हुआ। उसके बाद मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई थी कि हमें अपना जीवन अगर बनाना है तो संघर्ष करते हुए, पढ़ाई करते हुए उनको अपना जीवन बनाना पड़ेगा। मेरा स्वभाव शुरू से किसी की नौकरी करूँ इस तरह का नहीं रहा। मैंने परिवार के दबाव में आकर, परिवार वाले चाहते थे कि मैं नौकरी करूँ, उस हिसाब से मुझे मैथमेटिक्स साइंस दिलवाया था। उस ज़माने में 11वीं बोर्ड हुआ करती थी तो मुझे साइंस लेना पड़ा मजबूरन, लेकिन 11वीं पास करने के बाद मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे वकालत ही करना है। मैंने फिर कॉमर्स लिया कॉलेज में जाकर और फिर LLB करके जो है मैंने अपना व्यवसाय 87 में शुरू किया था, 1987 में। सन 87 से 99 तक मेरा जीवन बहुत संघर्ष वाला रहा। लोग भले ही मानते हैं कि परमानंद जी एक बहुत अच्छे वकील थे, उनका बेटा होने के नाते मेरे पास में काफ़ी काम आया होगा, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। कोई भी क्लाइंट या पक्षकार जो होता है ना, वो वकील की खुद की एबिलिटी देखता है, वो उसका परिवार का इतिहास नहीं देखता। तो मतलब परमानंद जी का पुत्र होने का गौरव तो मुझे बहुत है, लेकिन उनके नाम का वकालत में मुझे कभी कोई फ़ायदा नहीं मिला। वो भी संघर्ष करते हुए, वकालत में स्टडी करते हुए, मेहनत करते हुए मैंने अपना एक मुकाम बनाया, मैंने एक अपना स्थान बनाया। उसकी शुरुआत सन 1999 से हुई। 87 से 99 तक 12 वर्ष का जीवन बड़ा कठिन रहा। कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि मतलब गाड़ी थी नहीं पास में। मेरे सीनियर ने बड़ी मुश्किल से कहीं से लोन दिलवा कर मुझे, मोरे साहब मेरे सीनियर थे, उन्होंने लोन दिलवा कर गाड़ी दिलाई थी और मैं जैसे तैसे अपना जीवन। तो 99 के बाद मेरी मेहनत रंग लाई, बड़े बड़े केस किए और पैसों का लालच बहुत ज़्यादा कभी रहा नहीं। इच्छा हमेशा ये होती थी बच्चों को पढ़ा लिखा दूँ अच्छे से, पत्नी के लिए कुछ सुविधाएँ कर दूँ उस हिसाब से। तो लालच नहीं था, इसलिए ऊपर वाले ने काफ़ी कुछ दिया और आज वकालत में एक अच्छा नाम है, ऐसा कहा भी जाता है और मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। जीवन में बहुत बड़े बड़े केस किए और विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के केस किए। तो बचपन का जो है मेरा जीवन जो है, वकालत शुरू होने तक का जो जीवन रहा है वो काफ़ी संघर्ष रहा है। सन 94 में जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, उस समय भी मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत कमज़ोर थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी बेटी लगभग 1.25 महीने की थी
मार्च में उसका जन्म हुआ था और अप्रैल मई की बात है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो डॉक्टर देवड़ा उस समय यहाँ पर बुरहानपुर में थे, उनके नर्सिंग होम में मेरी बेटी को एडमिट करना पड़ा था। तो उसकी जब दवाई लिख कर दी तो उसकी दवा के पैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने जनरल मेडिकल सामने हुआ करता था, हमारे परिचित थे, उनसे दवा लाई। और फिलहाल दवा लाते समय रास्ते में बस मुझे ये ध्यान आया, क्या मतलब मेरी स्थिति ऐसी कब तक रहेगी कि मैं अपनी बच्ची के लिए दवा का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद मैंने ऐसा विचार किया कि मुझे अब मतलब अपने सीनियर के अंडर में जो काम करता था मैं, तो मुझे छोड़कर अब मुझे अपना खुद का करना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखकर। मई 1994 में मैंने अपना अलग वकालत अपनी शुरू की और 94 से लेकर 99 तक मेरा जीवन जो है, तो कई बार मन में आता था वकालत छोड़ दूँ, और वकालत छोड़ने के बाद में मैं कुछ दूसरा काम करूँ, दूसरा व्यवसाय करूँ या नौकरी कर लूँ कहीं पर। इस प्रकार काफ़ी बार ऐसा मन में आता था, लेकिन मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये मुझे हमेशा संबल देते थे, हिम्मत देते कि नहीं, वकालत में लोग उम्र देख कर आते हैं। आप कितने भी अच्छे वकील हो, लेकिन आपकी अगर उम्र कम है तो थोड़ा लोगों को कम भरोसा रहता है। तो थोड़ा-सा जब तुम दिखने लग जाओगे एज के हिसाब से, तो अपने आप वकालत होगी, और वास्तव में यही हुआ। 99 में जब मैच्योरिटी आई थोड़ी-सी, 2 बच्चे भी हो गए थे, तो मैच्योरिटी और एक जवाबदारी जब आई थी, तो उसके बाद में 99 के बाद में ईश्वर की कृपा से मेरे पास में लगातार बहुत सारे सेशन किए थे। बड़े केस जिनको बोलते हैं मर्डर केस, बलात्कार के, इस टाइप के जो केस होते हैं, जो बड़ी अदालत में चलते हैं, वो केस मेरे पास आना शुरू हुए, और एक के बाद एक मैंने 27 मुकदमे बरी कराए। एक भी केस में मेरे सजा नहीं हुई, 27 केस मैंने बरी कराए। तो अचानक जो है 2002 तक, 99 से लेकर 2002 तक मेरा काफ़ी नाम हो गया, और भगवान की कृपा से जो है मेरे पास में पैसे भी अच्छे आने लगे, परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ भी मैं पूर्ण करने लगा। तो ऐसे में फिर अपने जीवन का मैंने एक कैलेंडर बनाया, मुझे किस उम्र में क्या करना है। और उस समय मैंने यही तय किया था कि अब 2-3 साल में मुझे कार लेना है कुछ भी करके। तो 2005 में मैंने कार भी ली, और मकान भी मैंने बनाया, अपना ऑफिस भी मैंने खुद का बनाया। एयर कंडीशनर ऑफिस मेरा पहला ऑफिस था बुरहानपुर में। उस समय डर लगता था कि एसी ऑफिस देखकर लोग डरेंगे, यार बड़ा वकील है, ये फीस ज़्यादा लेगा। तो मैंने ऑफिस में जो एसी लगाया था उसके आगे शटर लगा दिया था कि अगर कोई गरीब क्लाइंट आए या कोई इस प्रकार का क्लाइंट आए जिसको ऐसा लगे कि ये बड़ा ऑफिस है, तो मैं वो शटर बंद कर देता था। एसी अंदर मतलब दिखता नहीं था, ऐसा मैंने व्यवस्था करी थी। इस प्रकार बड़ा जीवन बड़ा मतलब उतार चढ़ाव वाला रहा जीवन, और मैंने जीवन का हर तरह का आनंद लिया। एक केस मुझे बहुत अच्छे से याद है, जिसमें मैंने बहुत मेहनत भी की थी, और उस केस को बुरहानपुर के अच्छे वकीलों ने लेने से मना किया। एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम शायद रायचूरे डॉक्टर थे, उनकी बेटी की हत्या उनके उसके घर में, और वो हत्या का इल्ज़ाम जो है बेटी की माँ पर लगा, कि माँ ने ही अपनी बेटी की हत्या की। और वो केस टीवी पर एक प्रोग्राम आता है सनसनी, टीवी पर एक प्रोग्राम आता है सनसनी करके प्रोग्राम आता है। उसमें इस प्रकार के केसों के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार ये केस बना, किस प्रकार इसका निराकरण बताया जाता है, पुलिस ने उसमें अपराधी को पकड़ने में कैसी सफलता पाई, तो एक सनसनी का प्रोग्राम आता है। तो वो केस सनसनी में भी हुआ। सनसनी में उस माँ ने कबूल किया था कैमरे के सामने कि उसने अपनी बच्ची की हत्या क्यों की और कैसे बताया। वो केस का चालान मेरे पास में आया, जब केस मेरे पास में आया तो इस केस को देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि दूसरे वकीलों ने जो मना किया है कि नहीं भाई ये केस हम नहीं लेते। वकील क्या होता है, डरता अपनी बदनामी से, केस हारने से कोई वकील डरता है, तो क्योंकि नेगेटिव बात जाती है उसके बारे में केस हार गया तो थोड़ा सा प्रसिद्धि पर फर्क पड़ता है। तो मैंने वो केस देखा तो मेरा भी पहले तो हिम्मत नहीं होती, फिर मैंने मन में सोचा कि कोई ना कोई तो करेगा, अपन कोशिश करते हैं, देखते हैं जैसे। उस केस को जब मैंने लड़ा तो वो सनसनी का जो उतना हिस्सा था वो कोर्ट में सबूत में पेश किया था पुलिस ने, तो मैंने उसको भी झुटलाया कोर्ट में। कोर्ट ने माना कि ये गलत बनाए, दबाव बनाकर जो है इनसे मंजूरी
करवाई गई है, गुनाह की मंजूरी कराई गई है। तो उस केस को मैंने सफलतापूर्वक किया और उस लेडी को जो है बरी कराया। एक केस और है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे, वो उनका पूरा परिवार अपनी बहू की हत्या के मुकदमे में फंसा। तो वो केस भी बहुत जटिल केस था। उसमें बड़े-बड़े वकील खंडवा से मतलब जो लड़की पक्ष था, जो वधू पक्ष था, वो बहुत पैसे वाला था। तो खंडवा से भी वकील आए थे, उसमें हरसूद खंडवा के वकील थे और महाराष्ट्र से भी एक वकील साहब आते थे। लड़की पक्ष महाराष्ट्र का था। उस केस को भी मैंने बहुत मेहनत करके बरी कराया था। उस केस को भी मैंने आज तक उस फाइल को संभाल कर रखा है, मेरे जूनियरों ने किया कि मेहनत ऐसी की जाती है। फिर एक दीपक नाम का एक केस था खैराती बाजार में, तो उसने भी हत्या की थी नदी में डुबाकर एक व्यक्ति की, तो उसके पड़ोसी की हत्या की थी। तो उस केस को भी मैंने बरी कराया था। जैसे इस टाइप के कुछ केस जो है ना, वो मतलब माइलस्टोन मान सकते हो। वो फाइलें मैंने आज तक संभाल कर रखी, मेरे जूनियर को बताता हूँ मैं कि देखो क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसा करना चाहिए बता। और उसके बाद में मैंने ये मतलब मन में मान लिया कि आप किसी भी केस को बरी कर देखो। भगवान सजा देने वाला, मुझे अगर ईश्वर ने वकील बनाया है तो मेरा ऐसा मानना है। कई लोग बोलते हैं कि आप जो है ऐसे ऐसे केस बरी करा देते हो जो मालूम है कि अपराधी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इसमें कि दंड देने का अधिकार ईश्वर को है। अगर वो अपराधी है वास्तव में तो ईश्वर उसको दंड देगा। मैंने यहाँ की अदालत से अगर बरी भी करा दिया उसको तो ऊपर की अदालत में उसको सजा मिलेगी। दंड मुझे जब वकालत का पेशा मिला है करने के लिए तो मेरा काम है अपने पक्षकार के हित में काम करना, उसी के द्वंद्व जो है मेरे पास में लगभग 11 साल हो गए। एक केस आया था मेरे पास में, इसमें 14-15 वर्ष की एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ और पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक्यूज को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उस समय आज की तारीख में क्या है कि अभियुक्तों को जेल में, खंडवा जेल में ही रखा जाता है, उनको यहाँ लाया नहीं जाता। अगर उनसे इंस्ट्रक्शन अगर हमको लेना है तो उससे इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हमको जेल पे ही जाना पड़ता है। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम, लेकिन पहले जो है यहाँ पे जो कोर्ट में जो जेल बनी रहती है छोटी, उसमें लाया जाता है। उसको गिरफ्तार करके जब पहली पेशी पर लाया गया तो मैं उससे पॉइंट्स पूछने के लिए गया था। वो खूब रोते हुए उसने कहा कि मैं उस समय मैंने उसके 1-2 दिन 3 दिन पहले से मैं थोड़ी ब्लू फिल्में देख रहा था और मेरे दिमाग पर से मेरा कंट्रोल ख़त्म हो गया था। ऐसे में मैंने ये 14-15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। तो उस समय मेरा मन तो बहुत विचलित हुआ कि क्या करूँ, कैसा करूँ, इसका काम करूँ या ना करूँ। मगर अंततः फिर मैंने यही विचार किया भाई, जो मैंने बताया पहले कि भाई वकालत ईश्वर ने अगर मुझे सौंपी है तो दंड भी ईश्वर ही देंगे उसको, मुझे तो कोशिश करना चाहिए। तो मतलब आप यकीन मानिए उस बच्ची का 14 या 15 साल की उम्र का स्कूल का सर्टिफिकेट और उसके जो जन्म के संबंध में प्रमाण थे जो कोर्ट में एक्सेप्ट किए जा सकते थे, वो सारे के सारे कोर्ट में पुलिस ने पेश किए थे और गवाह भी पूरी तरह से खिलाफ में बोल रहे थे। लेकिन जो गांव के लोग इनोसेंट होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा ऊंच नीच और ये नहीं समझता, गांव के लोग सीधे होते हैं। तो मैंने वो सीधेपन का फ़ायदा उठाकर जो है, और उसमें जो शिक्षक आए थे गवाह में, वो शिक्षक का भी स्वभाव ऐसा था कि वो जवाब देने के पहले ये सोच रहे थे बार बार कि मैं कहीं फंस नहीं जाऊँ, जवाब देने में मैं नहीं फंस जाऊँ। तो इस प्रकार का कोई गवाह अगर आता है जो बहुत हेजिटेट करता है गवाह देने में, तो वो हमारे लिए, फौजदारी के वकीलों के लिए बहुत लाभकारी होता है। उसको हम ले लेते हैं कैसा भी करके। तो वो टीचर से मैंने ऐसे सवाल पूछे थे, तो वो कोर्ट में मैंने वो स्कूल के प्रमाण पत्र को भी झूठे साबित कर दिए थे और वो एक्यूज को मैंने बरी करा दिया था। वो बरी करा के जो एक अभिमान होता है थोड़ा सा, वो अभिमान मुझे हुआ ऐसा कि देखो आज मैंने ऐसे केस को भी बरी करा दिया जिसमें मतलब जिसको कोई बरी नहीं करा सकता था। तो मैंने घर पर आकर जब अपनी पत्नी को, बहन को, माँ को बताया तो तीनों मुझ पर बहुत नाराज हुए और तीनों ने कहा कि देखो दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता या अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण ही सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं माँ, मैंने पैसों के लिए नहीं किया, मुझे उसमें फीस तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिली क्योंकि वो भी गरीब था, एक्यूज भी गरीब था, बहुत ज़्यादा फीस नहीं मिली, पैसों के लिए नहीं किया। मगर मैंने सिर्फ इसीलिए किया कि कोई ना कोई तो उसकी तरफ से वकालत करता तो मैं कर लेता हूँ, ये सोचकर मैंने किया था और दंड ईश्वर देगा ये सोचकर मैंने किया था। तो उस दिन से मेरी माँ, बहन और पत्नी ने मुझसे वचन लिया था कि तुम 16, 17, 18 साल की बच्ची से कम अगर कोई बच्ची है और उसके साथ में ऐसा जघन्य कांड होता है तो तुम नहीं लोगे।
तो उसके बाद मैंने कभी भी ऐसी 13-14-15 साल की बच्ची के साथ अगर कोई किसी ने कोई गलत काम किया तो मैंने केस नहीं लिया। ये बात सही है कि कभी-कभी घर के लोग मार्गदर्शन दे देते हैं, कभी मित्र लोग मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उसको बरी तो करा दिया, लेकिन मैंने गलत किया है। लेकिन को मैं बताऊँ कि मैंने आपको एक दीपक का केस जो बताया था, वो दीपक के केस में भी मैंने ऐसे ही किया था। दीपक के केस में तो जज साहब ने उनको बुलाकर कहा था, देखो मिस्टर दीपक, आखिरी दिन फैसले के दिन हमको मालूम है कि तुमने ये कांड किया है, हत्या की है, लेकिन वकील साहब ने जिस तरीके से कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जिस तरह से सबूतों को डिनाई करवाया है, उससे हमको ये केस बरी करना पड़ रहा है, लेकिन ईश्वर तुमको सजा देगा। और भैया देखो, वो जज साहब की जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थी। वो दीपक जो है 15 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हुई। जवान लड़का था, लेकिन 15 दिन के अंदर मृत्यु हुई थी। तब से मेरी ईश्वर के प्रति भी बहुत आस्था बढ़ी कि नहीं, ईश्वर है, कहीं ना कहीं बराबर देखता है। तो आज भी मेरा ऐसा मानना है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि अब 12, 13, 14 साल की बच्ची के साथ अगर कोई ऐसा होता तो मैं वो केस नहीं लेता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं देखता कि ये एक्यूज है, नहीं है। अगर उसने मेरे सामने कबूल भी किया है अन्य केसों में, हत्या में, लूट में, चोरी में, इस तरह के केसों में अगर उसने कबूल नहीं किया कि हाँ वो कैसा मैंने किया है, तो मैं अपना फर्ज समझकर उसके लिए काम करता हूँ। और ईश्वर की कृपा से मेरा जो रिजल्ट है वो लगभग 98.5% एक्यूटल है। मतलब 100 में से 98.5 केस मैं बरी कराए मैंने। इस प्रकार का अंतर्द्वंद होता है, कई बार ये अंतर्द्वंद होता है, लेकिन फिर मैं प्रायोरिटी इस बात को देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे अगर वकील बनाया है और ईश्वर ने मुझे ये व्यवसाय सौंपा है, तो मैंने इस व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। सजा ईश्वर देगा, लेकिन मुझसे अगर मेहनत करके ये व्यक्ति बरी हो सकता है। सजा दिलाने वाला मैं नहीं होता, सजा दिलाने वाला जज भी नहीं होता। जब जज किसी व्यक्ति को सजा देते हैं तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कानून में कि ईश्वर उसके हाथ के पास आकर बैठते हैं और वो फैसला लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ईश्वर जब सजा देने वाला है, तो मुझे ये व्यवसाय अगर सौंपा है तो मैंने अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, अपनी मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए। उस पक्षकार को किसी भी तरह से रिलीफ देने का या बरी कराने का मैंने प्रयास करना चाहिए। मैं यही इस चीज़ को ज़्यादा मानता हूँ। अच्छे से याद है कि फवारा चौक में चमार गली नाम की एक जगह है जहाँ पे जूते वगैरह बनाए जाते हैं। तो वहाँ का एक लड़का था, उसके खिलाफ में मैंने शायद किसी केस में काम किया था, ये याद तो नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ में मैंने किया। मैं अपने ऑफिस में बैठा था वहाँ पर, तो ऑफिस में अचानक जो है वो एकदम मेरे पास, मेरा मुँह नीचे करके पढ़ रहा था कुछ, तो फाइल वाइल देख रहा था। मेरा दरवाजे की तरफ ध्यान नहीं था और उस समय मेरे जूनियर भी आए नहीं थे, तब तक मैं अकेला ही बैठा था। उतने में क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त आया, मित्र था मेरा, वकील नहीं है, मेरा एक मित्र था, आया मेरे पास, में बैठा ही था। उतने में दरवाजे में से वो गली में का एक व्यक्ति था, वो आया, अच्छे से पहचानता था उसको। वो छुरा, इतना बड़ा छुरा लेकर आया, वो छुरा लाकर उसने सीधा मेरी गर्दन के पास रख दिया। और वो उस केस के बारे में बात करने, शराब किया हुआ था, वो केस के बारे में बात करने। मैंने उसको बड़े प्रेम से समझाया कि देख, हमारा काम वकालत है, हम वकील है, हमको अपना काम, तू अगर मेरे पास आता तो मैं तेरा काम करता, तेरे खिलाफ वाला मेरे पास में आ गया तो मैं उसका काम करा। तो उसमें गुस्सा और सब करके बातों में पहले उलझाया और फिर मैंने कोहनी से उसके हाथ को जोर से धक्का दिया। वो छुरा उसके हाथ से गिरा, मेरे मित्र ने एकदम लपक कर वो छुरा उठाया। उसके बाद उसकी थोड़ी सी पिटाई हमने करके फिर मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। वैसा नहीं था, और वो जो घर में घुसकर, घरगुल्ले बोलते हैं ना, घर में घुसकर छोटी मोटी चीज़ें उठा लेना, लेके भाग जाना, इस टाइप का अपराधी था वो। फिर मोहल्ले वालों ने बोला कि इसको पुलिस में भेज के कोई फायदा नहीं है, कई बार जेल जा चुका है, इसको मतलब नहीं है कि वो होश में आएगा तो अपने आप समझ में आएगा। तो वो मुझे घटना याद है कि एकदम गर्दन पर चाकू रख दिया था और मैंने होश नहीं खोए थे मैंने अपने दिमाग से काम लेकर एकदम कोहनी से ऊँची करके उसके हाथ में मार दिया, नुकसान पहुँचाने का प्रयास तो किया। इसके अलावा क्या होता है, मतलब एक हास्यास्पद बात बताऊँ, अपना बुरहानपुर जो है थोड़ा पिछड़ा हुआ शहर है और धार्मिक भी लोग ज़्यादा है और छू मंतर जादू करने को भी बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। तो ये बहुत होता है हमारे साथ में कि हम केस कोर्ट के अंदर जा रहे हैं काला कोट पहनकर, तो पीछे से कोई ओढ़क फेंक देगा, कोई काले तिल फेंक देगा। तो देखते हैं, एक दो बार तो मेरी जेब के अंदर, अब कोर्ट क्या होता है, गर्मी होती है तो हम कोर्ट अपनी कुर्सी पर ही टांग देते हैं और लोग इस प्रकार के जो जादू उठने वाले रहते हैं ताक में रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, इतनी बढ़िया बारीक गुथी हुई चोटी, छोटा सा नींबू का टुकड़ा, सिंदूर, तिल और न जाने क्या क्या 4-5 चीज़ें जो है कुड़िया में बंधी हुई मेरी जेब में निकली। घर में पता नहीं, जेब में हाथ डाला घर में तो
निकली, मैंने घर में बताया तो घर वाले एकदम डर गए, इतनी बुरी तरह से डर गए। ये चीज़ें अपन तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, अपना भगवान साथ में है तो क्या बिगाड़ेगा कोई। लेकिन ये बहुत बार होता है कि कोई तिल फेंकता तो पलट के देखता हूँ, अब समझ में अगर आ जाएगी इसने फेंका तो उसको बोलता हूँ, ये देख तूने जो तिल फेंका ना, मैं मजाक में बोलता हूँ कि तूने जो तिल फेंका है, तो वकील जो होता है शनि महाराज होता है, तूने शनि महाराज को खुश कर दिया, अब तेरा तो काम पक्का है, ये समझ ले। तो और अक्सर होता भी ऐसा, जो तिल वगैरह फेंकता है या उड़द फेंकता है ना, ये धारता ही है, ये बात पता है, उसका ध्यान ज्यादा इन चीजों में रहता है। उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, मतलब मेरे काम को देखते हुए या मेरी ईमानदारी को देखते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे अपनी जगह अपने इसमें स्थान दिया है। मंदिरों में मैं मंदिर की समितियों में हूँ, स्कूल की समितियों में हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन का मैं मतलब बुरहानपुर, ओंकारेश्वर, खंडवा, ये पूरे विभाग का मैं संपर्क प्रमुख रह चुका हूँ, जिला संघचालक रह चुका हूँ, नगर संघचालक रह चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं में आर्ट ऑफ लिविंग है, इसमें मैंने काम किया है काफ़ी। तो ये तो जो है मेरी उपलब्धि जो है वो मेरी ख्याति देखकर ही हुई है। लेकिन ये बात निश्चित है कि मैंने वकालत जब भी शुरू की थी तो मुझे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि बाबूजी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, पिताजी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से। और रोल मॉडल तो मेरी माँ है। मेरी माँ जो है ज्योति पास थी, लेकिन ईमानदारी का पाठ उन्होंने पढ़ा, संघर्ष उन्होंने सिखाया कि संघर्ष, बार बार बोलती थी तेरे पिताजी का उक्ति है, उनके फोटो पर लिखा रहता है संघर्ष ही जीवन है, वो मुझे बार बार याद दिलाती थी कि संघर्ष तो करना पड़ता है जीवन में, जिसको आसानी से मिल जाता है उसको कदर नहीं होती, किसी भी चीज़ की कदर नहीं होती। तो रोल मॉडल तो मेरी माँ है। समय समय पर मेरी जो बहन डॉक्टर है सुरेखा पुनीवाला, वो और मेरी पत्नी, ये दो लोगों ने मुझे हमेशा, अगर मैंने रास्ते से भटकने की कोशिश भी की या रास्ते से भटकने की स्थिति में अगर मैं आया भी हूँ तो ये वापस खींच कर लाया। जीवन में मैंने कभी कोई गलत काम अगर नहीं किया तो उसका श्रेय मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी पत्नी, इन तीनों को देता है। और आर्थिक रूप से सक्षमता प्राप्त करने के लिए जो है इसका श्रेय मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है, ये दोनों को जाता है, क्योंकि वो मेरे सामने टारगेट रहते थे। मैक्रोविजन स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो फीस ज़्यादा है, तो फीस अगर ज़्यादा है तो मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। लालच मैंने पैसों का कभी नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चों ने अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और घर में माँ है, पत्नी है, उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मैं रोल मॉडल तो मेरी जो है एकमात्र अगर माँ बोलेंगे तो मेरी माँ मेरी रोल मॉडल। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और वकीलों के जीवन में बहुत होता है और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग सभी सफल वकीलों के साथ में ये स्थिति आती है कि लोग विचलित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, 1 लाख 2 लाख 50,000 के ऑफर तो कई बार मिले, लेकिन एक मैं आपको ऑफर बताता हूँ जो मुझे लाखों रुपए का ऑफर मिला था। महाराष्ट्र के एक मंत्री थे, नाम बताना ठीक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री थे। जलगांव जिले में उनके घासलेट के पूरे ठेके थे। जलगांव महाराष्ट्र में घासलेट की व्यवस्था थी कि उन्होंने व्यक्तियों के नाम से दुकानें आवंटित की थी उस समय महाराष्ट्र में, वो घासलेट की दुकानें खूब चलती थी। एक मंत्री जी थे महाराष्ट्र के, उनके मैनेजर थे सिंधी समाज के लोग, वो पूरा कारोबार देखते थे और गांव के व्यक्ति, किसी व्यक्ति के नाम से वो घासलेट की दुकान आवंटित कराते थे, उसको 10 या 20% देते थे, बाकी 70-80% वो अपने पास रखते थे, ऐसा खूब कमाई होती थी। तो ज्ञानेश्वर करके एक व्यक्ति था जलगांव जिले का, उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उसने कहा कि घासलेट की दुकान जब मेरी है तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, ये दुकान मेरी है तो मैं ही करूंगा, इसमें पैसा भी मैं लगाऊंगा, माल भी मैं लाऊंगा, बेचूंगा भी मैं। वो मंत्री जी के मैनेजर थे, उनके दिमाग में आया कि अगर आज एक व्यक्ति ऐसा उठाए तो ऐसा तो हर जलगांव जिले की हर दुकान से लोग अगर उठ जाएंगे तो अपना धंधा खराब हो जाएगा। उन्होंने मंत्री जी को संभवतः बताया होगा, तो मंत्री जी ने उस पर लगभग 12-13 केस, झूठे केस बनाए, लूट के, डकैती का प्रयास करने के, डकैती की योजना बनाने के, इस टाइप के बहुत सारे केस। अपने यहाँ पर बुरहानपुर में मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल के पास में घटना घटी थी, एक मंगलसूत्र छीन कर ले गए थे, मंगलसूत्र छीन कर। एक डॉक्टर साहब है, उनकी पत्नी का मंगलसूत्र छीन कर उठा कर ले गए। वो केस पेंडिंग था, उसमें अभियुक्त तो पकड़ में नहीं आए थे, वो लेके गए, पकड़ में नहीं आए थे। अब यहाँ पर अपने यहाँ के स्थानीय कुछ नेता थे पावरफुल, उन्होंने उनसे वो मंत्री जी ने बात की होगी
तो वो केस इस मुलजिम पर डाल दिया और हूबहू वैसा का वैसा मंगलसूत्र उसने बना कर दिया। उस जो मैनेजर थे सिंधी समाज के, उन्होंने बना कर दिया, वैसा का वैसा बना कर दिया और इससे जब्ती बताई पुलिस ने। और जब्ती बताकर जो है इस पर केस बनाया है, इसकी जमानत नहीं हुई, लूट का केस बना, इसकी जमानत भी नहीं हुई। लेकिन इसने मुझे पूरी घटना बताई कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं, ये नहीं। तो वो जो मंगलसूत्र था उसका जब्ती हुआ था, जो उसका मैंने फ़ोटो करवाया और फ़ोटो खिंचवाकर मैंने उसको बहुत एनलार्ज करवाया, लगभग 4 फीट का बनवाया मैंने उसको, बड़ा करवाया 4 फीट का। क्योंकि क्या होता है कि आप हूबहू कितना ही बना लो, लेकिन आप बड़े अगर उसमें देखोगे आप तो उसमें फ़र्क दिख जाएगा। अब वो जो महिला का जो मंगलसूत्र था, वो जब कभी शादी ब्याह में पहन कर गई थी, तो वो फोटोग्राफ पुलिस ने लिए थे, उसी आधार पर उन्होंने बनाया था। वो फोटोग्राफ का भी इनलार्ज कराया मैंने और ये जो जब्त हुआ था इसका इनलार्ज कराया। तो देखा मैंने, तो देखकर मैंने ये पाया कि उसमें काफ़ी फ़र्क है और वो मैंने कोर्ट में प्रूफ किया कि साहब ये देखिए कि जहाँ पर लाल मन का लगा है, वहाँ पर 7वें नंबर पर अगर लाल मन का लगा है, तो ये जो मेरे से जो जब्ती हुआ है इसमें 90वें नंबर पर लाल मन का है, 7वें नंबर पर हरा है। इस प्रकार मैंने कोर्ट में प्रूफ किया कि ये हार जो है, ये नेकलेस जो है वो नहीं है जो चोरी हुआ था और ये इसको झूठा फंसाया गया है। उसको मैंने बरी कराया था। ये केस जब चलता था तो उस समय में आप यकीन मानिए, उस जमाने में, आज के 8-10 साल पहले की बात है, उस समय में मेरे पास में लगभग बुरहानपुर के उनके परिचित जो है कुछ राजनेता भी थे, उन्होंने भी मेरे पर प्रेशर किया कि आप इस केस में इसको किसी भी तरह से सजा होने दो। उसके बाद में जब मैंने नहीं माना, उसके बाद में पहली बार 2-3 लाख रुपए लेकर आए, दूसरी बार 4-5 लाख रुपए लेकर आए, तीसरी बार 10-12 लाख रुपए लेकर आए और मेरे पास में आए और मैंने जो है हर बार उनसे ये कहा कि देखिए, आप क्योंकि बुरहानपुर के व्यक्ति हो, इनके साथ में आए हो और थोड़ा सा नेताओं की उसमें हो, तो मैं आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब दोबारा अगर आप मेरे पास में आए तो ठीक नहीं होगा, ऐसा करके मैंने बताया। लेकिन इस बात की मैं वो दे सकता हूँ कि मैंने जीवन में कभी बेईमानी का काम या अपने केस को कमज़ोर करने का काम नहीं किया। रही बात युवाओं को संदेश देने की, तो मैं संदेश युवाओं को यही दूँगा कि जीवन में जो शुरुआती काल होता है, इसमें जितना संघर्ष मिले करना चाहिए। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको अपने पिता से धन दौलत मिली है तो उसका उपयोग भी आपने उस समय नहीं करना चाहिए जो किशोर अवस्था के बाद में आप जो युवावस्था में पहुँचते हो और कमाने लगते हो, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने पैसों के दम पर जो है, अपने दम पर कुछ ना कुछ बनने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद वो तो अपने पास है ही, अपना ही है वो सब कुछ। तो एक तो ईमानदारी, ये जीवन में अगर आपने अपना कर रखी, दूसरा संघर्ष, ये अगर आपने जीवन में और विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानना, हार नहीं मानूंगा, अगर ये 3 सूत्र अगर हमने अपने जीवन में अपनाए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी युवा अपने जीवन के किसी भी उद्देश्य को सफल होने से विचलित नहीं हो सकता, सफल होने से बच नहीं सकता। सफल उसको होना ही है किसी भी। ये आपका, आप जो प्रयास कर रहे हैं बुरहानपुर के विभिन्न तरह के, मैंने आपके इस पर यूट्यूब पर मैंने देखे कुछ वीडियो। देखिए, एक तो आपका सवालों का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपका सवाल अच्छा नहीं होगा तब तक जवाब देने वाला जवाब अच्छा नहीं दे सकता। अब आपने आज मुझसे जो सवाल पूछे, जो मैंने सच्चाई थी, फैक्ट थे, तो आपके सवाल पूछने के तरीके पर निर्भर करता है। आपके जो सवाल पूछने के तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात जो है कि मैंने इस बात की जानकारी निकाली कि आपके फॉलोअर भी बहुत हैं। तो इस चीज़ का जितने भी लोगों के आपने इंटरव्यू लिया आज तक, तो उनके जीवन से निश्चित रूप से समाज और बुरहानपुर के लोग बहुत अच्छी प्रेरणा लेंगे और कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हमको भी लीड लैंप के मंच पर जो है जाने का अवसर मिलना चाहिए। तो उस लालसा में या उस प्रसिद्धि की चाहत में जो है कई लोग जो है मोटिवेट भी होंगे और कुछ अच्छे काम भी करेंगे। एक आपसे एक अपेक्षा मेरी थोड़ी ये है कि समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी अभी फैली हुई है, जो मतलब लोगों का ध्यान अभी बहुत अच्छी तरह से नहीं गया, संस्थाओं का ध्यान भी गया है। समाज में परिवार टूटना और पति पत्नी के बीच में तलाक, ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो इसके संबंध में आपका मंच अगर कोई प्रयास करे कि इसमें कमी आए या इस संबंध में कोई आयोजन रखें जिसमें एक्सपर्ट लोगों को या फैमिली कोर्ट के जज को या फैमिली कोर्ट में जो काम करते हैं वकील हम जैसे लोग
ये लोग आए और समाज को एक बड़ी पैमाने पर आप जो है किसी बड़े ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को करें और उसका प्रसारण अगर आप करेंगे तो वो यूट्यूब के माध्यम से देश के लाखों लोगों का उसको फायदा होगा। जैसा कि आपने मेरे बचपन से लेके आज तक का सफ़र जो है लीड लैब के मंच के माध्यम से सुना और इस साक्षात्कार में जो मुझसे सवाल पूछे गए मैंने ईमानदारी से और बेहतर तरीके से उनके जवाब देने का प्रयास किया है। तो मैं आपसे सभी से इस मंच के जितने श्रोता और दर्शक हैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे इस साक्षात्कार से इसके अलावा भी लीड लैब पर जो उसके यूट्यूब चैनल पर जो साक्षात्कार अच्छे लोगों के हैं उसको देखकर निश्चित रूप से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी इसी प्रकार से जो है बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का भी आभार और लीड लैब के आप जो दोनों गणमान्य मेरे पास आए साक्षात्कार लेने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार और लीड लैब का भी आभार जो मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। मैं हेमेंद्र गोविंदजीवाला अधिवक्ता बुरहानपुर, आप सभी को नमस्कार।